आइए देखते हैं ज्योग्राफी भूगोल। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह उत्तर पश्चिम भारत का शुष्क क्षेत्र है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 85% थार मरुस्थल भारत में है तथा 15% पाकिस्तान में है। 60% मरुस्थल राजस्थान में है तथा बाकी गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है। यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। यहाँ बहुत सी लवणीय झीलें पाई जाती हैं। थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है। कुछ भूगोलवेत्ता इसे प्रायद्वीपीय भारत के अध्ययन में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र की आधारभूत चट्टानें दक्षिण के पठार का ही विस्तार है। अन्य भूगोलवेत्ता विशाल मैदान के साथ इसकी निरंतरता के कारण इसे गंगा सतलज के मैदान में अंग के रूप में अध्ययन करते हैं। भौतिक दृष्टि से इस क्षेत्र की अपनी विशिष्टता व समस्याएं हैं, अतः यहाँ अनेक इसे अलग प्रदेश के रूप में भी सम्मिलित किया गया है। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में मत विभिन्नताएं कुछ विद्वान या बालू की उपस्थिति स्थानीय चट्टानों के विघटन से मानते हैं, किंतु धरातलीय चट्टानों के प्राथमिक अपरदन के लक्षण जलीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस क्षेत्र की जलवायु पहले आर्द्र थी, किंतु कालांतर में यहाँ शुष्कता बढ़ती गई तथा यह क्षेत्र एक शुष्क मरुस्थल बन गया। जैसलमेर के निकट आकल में वुड फॉसिल पार्क इसका प्रमाण है, जहाँ करोड़ों वर्षों पूर्व के विशाल वृक्षों के अवशेष मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। भूगर्भशास्त्रियों का मत है कि यह क्षेत्र पहले एक बहुत ही उपजाऊ था, जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती थी, किंतु भूगर्भिक हलचलों द्वारा इस क्षेत्र में ऊपर उठ जाने से इस क्षेत्र का जल प्रवाह गंगा या सिंधु नदी में मिल गया तथा यहाँ शुष्कता बढ़ती गई। लॉटुस नामक विद्वान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू की उत्पत्ति के विषय में बताया कि यह मिट्टी यहाँ प्रचलित दक्षिण पश्चिमी झंझावातों द्वारा लाई गई है, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में जमा हो गई है। जैसे जलवायु की शुष्कता इस क्षेत्र को मरुस्थलीय रूप में सबसे प्रभावशाली कारक है। घग्गर बेसिन, बालू का स्तूप क्षेत्र, शेखावा घाटी, अंतरस्थलीय आदि हैं। ये हो गया बरखान। ये हो गया बरखान। पैराबोलिक्स, पवन की दिशा के समकोण पर यह अनुप्रस्थ हो गया। अनुदैर्ध्य या रेखीय पवन के समानांतर ये हो गया। उसके बाद सिर्फ ये हो गया। थार मरुस्थल का महत्व ग्रीष्म ऋतु के अत्यंत गर्म हो जाने से है। यहाँ पर गहन निम्न दाब बन जाता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून को तीव्रता से आकर्षित करता है। यहाँ के कम वर्षा वाले क्षेत्रों के चारागाहों में पशुपालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभ्रक, जिप्सम, एस्बेस्टोस, कोयला, तांबा, घिया, पत्थर, संगमरमर इत्यादि पत्थर, इमारती पत्थर, रॉक, फास्फेट, फेल्सपार, खनिज तेल आदि प्रमुख गैसें मिलती है। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण जल उपलब्ध हो जाने की स्थिति में कृषि विकास की संभावनाएं हैं। भौतिक विविधता के कारण यह पर्यटक आकर्षक का क्षेत्र है। जैसलमेर में भरने वाले वार्षिक मरुमेला इसकी पुष्टि करता है। तटवर्तीय मैदानी प्रदेश। यह मैदान कच्छ प्रायद्वीप से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर की दूरी में फैला है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इस मैदानी प्रदेश को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमी तटवर्ती मैदान, पूर्वी तटवर्ती मैदान। पश्चिमी तटवर्ती मैदान। यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ या विस्तृत है।
ये संकरे मैदान है क्योंकि इस क्षेत्र की नदियाँ नदमुख का निर्माण करती है। तीव्रगामी व छोटी नदियाँ नदमुख का निर्माण करती है। नदमुख निर्माण के प्रमुख कारण है नदी का छोटा मैदान शॉर्ट कोर्स, उच्च गति, कठोर चट्टानों वाला तल, ज्वारीय गतिविधियाँ। ये मैदान लगभग 50 से 100 किलोमीटर चौड़े हैं। इसकी औसत ऊंचाई 64 किलोमीटर है। यह तट अधिक कटा फटा होने से यहाँ अनेक बंदरगाहों की स्थिति बनी है, जैसे मुंबई, बेंगलोर, कोचीन बंदरगाह, निम्बजम तट है। इस मैदानी भाग के विभिन्न प्रादेशिक विभाजन पाए जाते हैं। कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मालाबार आदि है। कच्छ के मैदान। इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों के द्वारा होता है। यह चौड़े एवं समतल मैदान है। ज्वारीय गतिविधियों के कारण यहाँ की मृदा में बहुत अधिक लवणता पाई जाती है, अतः यह मैदान कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। काठियावाड़ के मैदान। इस मैदान का निर्माण मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। ये संकरे मैदान है। गुजरात के मैदान। यह गुजरात के दक्षिण भाग में स्थित मैदान है। इस मैदान का निर्माण माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती जैसी नदियों द्वारा होता है। ये चौड़े एवं समतल मैदान है जिनका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। कोंकण मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित है। ये संकरे पथरीले, यूनिफॉर्म तथा उबड़ खाबड़ रफ मैदान है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, नारियल तथा काजू की खेती की जाती है। इस भाग में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं, जो आम की खेती के लिए लाभदायक होती है। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होती है। कन्नड़ के मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से कर्नाटक में स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र से गिरते समय नदियाँ जल प्रपात बनाती है, जैसे शरावती नदी यहाँ झाग फॉल का निर्माण करती है। झाग फॉल को गुरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को चेरी ब्लूम्स कहते हैं, जो कॉफ़ी के लिए लाभदायक होती है। चेरी ब्लूम्स कहाँ होता है? केरला में। मालाबार के मैदान। ये मैदान मुख्य रूप से केरल में स्थित है। ये चौड़े मैदान है। इस तथा इनके तटवर्ती क्षेत्रों में लैगून झीलें पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं वेबनाड झील, अष्टमुथी झील, पूनामा मादा। यहाँ प्रति वर्ष नेहरू ट्रॉफी या बलमाकाली नौका दौड़ होती है। पूर्वी तटवर्ती मैदान। पूर्वी तटवर्ती मैदान स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक स्थित है। ये मैदान चौड़े हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। इस मैदानों की चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक पाई जाती है। सीधी सपाट तटरेखा होने के कारण यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह कम है। स्वर्ण रेखा से कृष्ण नदी के बीच मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र के प्रादेशिक भाग भी हैं जो निम्न है। उक्कल के मैदान। यह मैदान मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है। इस मैदान का निर्माण महानदी द्वारा होता है। इस मैदान के दक्षिण भाग में चिल्का झील स्थित है। यह एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। चिल्का झील एक प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र है, अतः यह रामसर भूमि में सम्मिलित है। इसी तट पर चांदीपुर बीच स्थित है, जहाँ से भाटे के समतल जल बहुत पीछे हट जाता है। इस तट से के पास व्हीलर द्वीप भी स्थित है, जिसे कलाम द्वीप भी कहते हैं। आंध्रा के मैदान। इस मैदान का निर्माण गोदावरी तथा कृष्णा नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इस मैदान के मध्य भाग में मीठे पानी की झील कोलेरू स्थित है। इस मैदान के स्थित भाग में पुलिकट नामक लैगून झील भी स्थित है। पुलकट झील में ही श्रीकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। तमिलनाडु के मैदान। इस मैदान का निर्माण कावेरी नदी द्वारा होता है।
कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है, अतः इस मैदान का दक्षिण भारत का खाद्यान्न या कटोरा भी कहते हैं। पश्चिमी तथा पूर्वोत्तर तटीय मैदान में अंतर। पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। यह मैदान कच्छ से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। यह मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी के बीच है। इस मैदानी क्षेत्र की अधिकतम नदियाँ नदमुख का निर्माण करती है। इस मैदानी भाग की अधिकतम नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, शरावती आदि है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। ये संकरे मैदान है जिसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यह चौड़े मैदान है जिनकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक पाई जाती है। ये उबड़ खाबड़ पथरीले मैदान है। ये समतल मैदान है। इस मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का द्वारा भारी वर्षा होती है। इस मैदान में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ वाणिज्य कृषि की जाती है। एग्जाम्पल आम, काजू, नारियल है। यहाँ मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, चावल है। इस मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में लेगून झीलें पाई जाती हैं। यहाँ लेगून झीलें मुख्य रूप से उत्तरी तथा मध्य भारत भाग में पाई जाती है। यहाँ की नदियाँ जल प्रपात बनाती है जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है तथा इसका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यह भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप में स्थित है भाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग था। यह भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। यह सील्ड यानी पुराना पठार का उदाहरण है। यह भारत का सबसे अधिक खनिज संपन्न प्रदेश है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यानी फैला हुआ है। इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर पाई जाती है। इस प्रदेश में बहुत से पर्वत और पठार स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय प्रदेश के पठार: वेवनाड पठार, मध्य भारत पठार, बुलंदखंड, मालवा, बंगेलखंड, दंडकारण्य, छोटा नागपुर, मेघालय, करसी मंगलोंग, दक्कन पठार। मध्यवर्ती उच्च प्रदेश: मेवाड़ प्लस मध्य भारत प्लस बुंदेलखंड प्लस मालवा बराबर मध्यवर्ती के अंतर्गत आता है। मेवाड़ पठार। यह पठार राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। इस पठार पर बनास नदी बहती है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। मध्य भारत पठार। यह मध्य प्रदेश में स्थित पठार है। इस पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार पर चंबल नदी बहती है जो ओनलिका अपर्दन या गोली इरोशन द्वारा यहाँ बीहड़ निर्माण करती है। बुंदेलखंड पठार। यह पठार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठार पर अर्धशुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस पठार पर केन तथा बेतवा नदी बहती है। ये नदियाँ यहाँ गहरी घाटियाँ तथा जलप्रपात भी बनाती है। मालवा के पठार। यह पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। यह त्रिभुजाकार पठार है जिसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिंगार टॉप है। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है जिसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस पठार पर चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा तथा शिप्रा नदियाँ बहती हैं। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन तथा भोपाल शहर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। इंदौर शहर की भी इस पठार पर ही स्थित है। बाघेलखंड पठार। यह पठार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह कैमूर पहाड़ियों के पूर्व में है। यह पठार सोन तथा महानदी के अपवाह तंत्र की अलग करता है। दंडकारण्य पठार। यह पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इस पठार को बस्तर का पठार कहते हैं तथा ओडिशा में इसे कालाहांडी पठार कहते हैं।
इस पठार पर इंद्रावती एवं शबरी सिलेरी नदियाँ बहती हैं। इस पठार पर लौह अयस्क एवं बक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की विख्यात खान दलीराजहा स्थित है, जो उड़ीसा में बक्साइट के प्रमुख 3 भंडार जिले पाए जाते हैं, जैसे कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर। छोटा नागपुर का पठार। यह पठार मुख्य रूप से झारखंड तथा निकटवर्ती राज्यों में स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर तथा सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इस पठार पर लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर, उत्तरी कोयल, बराबर, बोकारो, स्वर्णरेखा एवं शंख नदियाँ इस पठार पर बहती है, जो ये है: हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल पहाड़िया, बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी आदि प्रमुख है। दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग हजारीबाग तथा कोडरमा पठार है। दक्षिण भाग रांची का पठार है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में कोये के भंडार पाए जाते हैं। रांची के पठार से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। पश्चिम भाग में लावा निर्मित पाट क्षेत्र है, जिसका सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट है। मेघालय का पठार। यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। यह मालदा भ्रष्ट और राजमहल गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। इस पइरार पर लौह अयस्क, यूरेनियम, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी आदि इन पठार पर स्थित है। खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी तथा मानसीराम नामक स्थान पाए जाते हैं, जहाँ बहुत अधिक वर्षा प्राप्त होती है। मानसीराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। शिलोंग चोटी खासी पहाड़ियों तथा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कार्बी आंगलोंग पठार। यह पठार असम में स्थित है। इस पठार पर मिकिर तथा रेगमा पहाड़ियाँ स्थित है। दक्कन का पठार। यह प्रायद्वीपीय भारत में स्थित त्रिभुजाकार पठार है। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा के कारण यह भारत का सबसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है: महाराष्ट्र का पठार, आंध्र का पठार और कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र का पठार। यह भारत का सबसे प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र। यह पठार पर गोदावरी तथा कृष्णा नदी बहती है। आंध्र का पठार। कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित भाग तेलंगाना, दक्षिण में स्थित भाग रायलसीमा, पूर्वी भाग को सीमांध्र कहा जाता है। पेनेरू इस पठार पर बहने वाली अन्य प्रमुख नदी है। कर्नाटक का पठार। 600 मीटर की समोच्च रेखा पर इस पठार को 2 भागों में बांटती है या बांटा जाता है। उत्तरी भाग बेंगलोर का पठार, दक्षिणी भाग मैसूर का पठार। बेंगलोर का पठार पर कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी बहती है तथा मैसूर के पठार पर कावेरी नदी बहती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय की पहाड़ियाँ गिरनार तथा मांडव पहाड़ियाँ यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी गोरखनाथ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। अरावली पर्वत। यह पर्वत गुजरात में पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है। यह प्राचीन बलित पर्वत है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 692 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है तथा इसका अधिकतम भाग राजस्थान 550 किलोमीटर में है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 मीटर है। इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, लौह अयस्क तथा तांबा। यह महान जल विभाजक का एक भाग है। विंध्याचल। यह एक खंड पर्वत है, चूना पत्थर से निर्मित है। यह श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को
अलग करती है। यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी में गुजरात से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में विभिन्न पहाड़ियाँ सम्मिलित है, जैसे भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। इस श्रेणी में हीरे के लिए विख्यात क्षेत्र पन्ना मध्य प्रदेश शामिल है। सतपुरा यह एक खंड पर्वत है। यह नर्मदा भ्रंश घाटी की दक्षिण सीमा तथा तापी भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करता है। यह बालू पत्थर से निर्मित पर्वत है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश गुजरात में है। यह विभिन्न पहाड़ियों के स्वरूप में विस्तृत यानी फैलाव है। राजपीपला, गाड़ीवालगढ़, महादेव, मैकाल। महादेव पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है, जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत फैला हुआ है। यह लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई औसत 1200 मीटर है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। यह भ्रंश कागार यानी खंड पर्वत है। पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा यह विश्व में 36 हॉटस्पॉट में से एक है। पश्चिमी घाट को प्रमुख 3 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ये रहा उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री यह भाग तापी घाटी से 16 डिग्री नॉर्थ के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जिससे गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। मध्य सह्याद्री यह 16 डिग्री नॉर्थ से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मुख्य रूप से गोवा तथा कर्नाटक में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख है। केंद्रमुख चोटी लौह अयस्क के भंडार के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ बाबा बुदन पहाड़ी भी पाई जाती है, जो कहवा यानी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए मशहूर है। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों तथा कन्याकुमारी के बीच है। इस भाग में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है, जो केरल में 2695 मीटर इसकी हाइट है। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम हिल्स या इलायची पहाड़ी यह पहाड़ियाँ मसाले की खेती के लिए विख्यात है, मुख्य रूप से इलायची के लिए। इस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्या मलाई है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। पालनी हिल्स इस पहाड़ियों में तमिलनाडु का विख्यात हिल स्टेशन कोडई कनाल स्थित है। पश्चिमी घाट के दर्रे थालघाट मुंबई में है। थालघाट मुंबई नासिक को जोड़ता है NH3 से। भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है NH4 से। पालघाट कोची से कोयम्बटूर को जोड़ता है NH47 से। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है NH49 से। पूर्वी घाट यह पर्वत महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है या विस्तृत है। यह एक प्राचीन बलित पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यह पर्वत महानदी से गोदावरी नदी तक सतत है। उसके बाद यह पर्वत नदियों द्वारा आपर्दित हो जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आरामा
कोडा आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है तथा जिंदागढ़ा एपी आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट के आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ भी सम्मिलित है, जैसे नालामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोडा, पालकोडा, अंदराजवादी, शिवराय तमिलनाडु। शेषचलम पहाड़ी भी पूर्वी घाट का भाग है जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, यह पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ये एक खंड पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इन पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का आकार मिलते हैं। यह पहाड़ियाँ जैव विविधता के लिए विख्यात है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी यहाँ स्थित है। ये पहाड़ियाँ चाय की रोपण, कृषि, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर के लिए विख्यात है। इन पहाड़ियों पर डोडा जनजाति पाई जाती है, निवास करती है, जो भैंस पालन के लिए विश्व विख्यात है। प्रसिद्ध पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में अंतर। यह तापी घाटी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। यह महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक खंड पर्वत भ्रंश कगार है। यह एक प्राचीन बलित पर्वत है। यह ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर तथा आरामाकोंडा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह सतत पर्वत श्रेणी है। इससे कई दर्रे पाए जाते हैं। यह पर्वत केवल महानदी से गोदावरी नदी के बीच सतत है। अधिक ऊंचाई तथा मानसून पवनों की दिशा में होने के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। कम ऊंचाई एवं पूर्वी दिशा के कारण यहाँ सीमित वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। सीमित वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व के 36 हॉट स्पॉट सम्मिलित है। यहाँ सीमित जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। कृष्णा, गोदावरी इत्यादि प्रमुख है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी घाट को अपरक्षित करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का महत्व। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अतः यह अस्थायी भूभाग है। यहाँ गोंडवाना कोयले का 98% भाग पाया जाता है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं। लौह, अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, यूरेनियम, बक्साइट आदि है। यहाँ इमारती पत्थर भी पाए जाते हैं। चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर आदि है। यहाँ लावा की परत के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। यहाँ स्थित पर्वत श्रेणी महान जल विभाजन का कार्य करती है। यहाँ स्थित पर्वतों से विभिन्न नदियों का उद्गम होता है। यहाँ बहुत से पर्वतीय स्थल स्थित हैं। यहाँ स्थित पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में रोपण कृषि की जाती है। इस पठारी पर्वतीय क्षेत्र से गिरने वाली नदियाँ जलप्रपात बनाती है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।